चलो, तो कल हमने पढ़ा था जातीय मान और स्थानीय मान। ये बताओ उसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ठीक है ना, जातीय मान और स्थानीय मान में कोई डाउट नहीं है ना? तो बताओ फिर, अगर डाउट नहीं है तो 3, 2, 5, 6.7, 8, 9। ठीक है ना? तो ये बताओ 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 50 होगा। तो इस 5 का स्थानीय मान 50, यानी कि हमने इसको ब्रेक कर लिया है ना। तो ये यहां से देखोगे, इसको 3256 अलग है और 0.789 अलग है। ठीक है ना? तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 50। और 6 का 6 होगा, और 2 का 200 होगा, है ना? और 3 का 3000 होगा। ठीक है, ये बताओ इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.7 ही होगा, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 1/10, है ना? यानी कि 7/10 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.08, या फिर 8/100। ठीक है ना? इस तरीके से 9 का स्थानीय मान 0.009, या फिर इसको 9/1000, 9/1000 लिखा जा सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, है ना? ये बात क्लियर हो चुकी। ठीक है, तो जातीय मान का मतलब अंकित मान भी हो सकता है, वास्तविक मान भी हो सकता है, शुद्ध मान भी हो सकता है। ठीक है ना? या फिर जातीय मान कह सकते हैं इसको, है ना? यानी कि अंक का वो मान जो कभी ना बदले, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकित मान, यानी कि उसका खुद का मान। तो खुद का मान क्या होगा? अंकित मान। खुद का मान क्या होगा? अंकित मान, यानी कि वास्तविक मान। ठीक है, तो ये बताओ, अगर मैं यहां लिख रहा हूं एक संख्या लिख रहा हूं मैं 456, तो 456 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या भाई? 4 × 100 प्लस 5 × 10 प्लस 6 × 1, यानी कि 6 ही होगा। इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। यानी कि ये 3 अंकों की संख्या है 456। तो 456 में 4 कहां कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, तो 100 की मल्टीप्लाई कर दी। 5 दहाई के स्थान पर है, तो हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी। और 6 इकाई के स्थान पर है, तो 6 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही होगा। यानी कि 3 अंकों की संख्या, अगर मैं एक संख्या लिख रहा ए बी सी, 3 अंकों की संख्या ए बी सी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100A प्लस 10B प्लस सी लिख सकता हूं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा, है ना? 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा कि जिसमें ए क्या होगा? सैकड़े वाला स्थान होगा, है ना? और बी क्या होगा? दहाई का अंक होगा, और सी क्या होगा? इकाई का अंक हो गया, है ना? तो ए बी सी में सी इकाई का अंक है, बी दहाई का अंक है, और ए क्या है? सैकड़े का अंक है। तो 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होगा? ये होगा। मान के चलिए कि एक संख्या एक्स वाई है जो 2 अंकों की है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो कई बार देखा भी होगा तुमने कि हमें 2 अंकों की संख्या लिखनी और हमारे पास एक अंक x है और एक y है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं 10x प्लस वाई। क्यों लिखते हैं वो समझ में आया? अब इसलिए लिखते हैं हम, है ना? ठीक है ना? क्योंकि x दहाई का स्थान है, तो इसका मतलब दहाई का अंक है, तो 10 की मल्टीप्लाई करोगे, और y इकाई का अंक है, तो इसलिए y में 1 की मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका ये है, और 3 अंकों की संख्या को लिखने का तरीका ये है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा। क्या नाम है इसका? सन्निकट मान। देखिए, सन्निकट मान। सन्निकट मान, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर, किसी भी संख्या का निकटतम मान, है ना? नियरेस्ट वैल्यू ऑफ नंबर। देखिए भाई, अगर हमें संख्याओं की गणना करनी है, संख्याओं की गणना करनी है,
तो हम अनुमान के आधार पर करते हैं। जैसे कि कई बार तुमने देखा भी होगा कि हमें कोई छोटा मोटा फंक्शन अटेंड करना है या फंक्शन हमें अपने घर पे करना है, तो हम क्या करते हैं कि लोगों की संख्याओं की गणना करते हैं कि भाई कितने लोग आ सकते हैं घर में, है ना, कितने लोगों को कार्ड देना चाहिए। यानी कि अनुमान के आधार पर ही होगा कि भाई चलो 1000 आदमियों का, जैसे कि हमने शादी करी तो शादी में 1000 आदमियों का खाना बनवा दिया, तो वो एक अनुमान ही तो है ना। जैसे कि किसी की एज देखनी हो, किसी को देखकर बोलना हो कि भाई इसकी एज कितनी होगी, तो वो भी तो एक अनुमान होगा। एग्जैक्ट तो अनुमान नहीं कर सकते ना, तो एक अनुमानित आधार पर संख्याओं की गणना करना वही क्या कहलाता है, सन्निकट मान कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो अनुमानित मान को ही हम क्या बोल सकते हैं, हाँ लिख रहा मैं, अनुमानित मान को ही हम सन्निकट मान बोलते हैं। अनुमानित मान को, है ना, अनुमानित अनुमानित मान को ही सन्निकट मान कहा जाता है। सन्निकट मान कहा जाता है, कहा जाता है। मान के चलिए कि भाई कोई घर है और उसमें एक महीने में राशन पर कितना खर्च होगा, तो लगभग में ही हम अनुमान लगाओगे, है ना, कि 10,000 का होगा, 5,000 का होगा या 15,000 का। तो वो एक अनुमान कर लिया हमने कि भाई इतना राशन पे खर्चा होगा महीने का। क्लियर हुई बात यहाँ पे? ठीक है। तो ये अनुमान के आधार पर ही होता है और इस अनुमानित मान को ही हम क्या बोलते हैं, सन्निकट मान कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है ज्यादातर हजारवा पूछ लिया, लेकिन 3 तरह के क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। या तो दाही का सन्निकट निकालना, दाही का सन्निकट, दाही का सन्निकट मान, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सैकड़े का सन्निकट मान, सैकड़े का सन्निकट मान, या फिर बनेगा तीसरा क्वेश्चन यहां से हजारवा सन्निकट मान, हजारवा सन्निकट मान। ठीक है। ज्यादातर सीटेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो 1000वें का सन्निकट मान पूछता है। ठीक है ना। तो लेकिन यहां से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, दाही का सन्निकट मान भी पूछ सकता है, सैकड़े का सन्निकट मान भी पूछ सकता है और 1000वां सन्निकट मान भी पूछ सकता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां से, अगर हमें दाही का सन्निकट मान निकालना है, दाही का सन्निकट मान, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे जो आकलन करते हैं वो इकाई के अंक का करते हैं। किसका आकलन, किसका होगा, आकलन होगा हमारे इकाई के अंक का, इकाई अंक का, इकाई अंक का। बात समझ में आई? तो आकलन किसका होगा, इकाई अंक का। ठीक है। और अगर हम सैकड़े का करते हैं भाई, अगर हम सैकड़े का सन्निकट मान निकालना चाहते हैं तो आकलन किसका होगा, दाही के अंक का। तो यहां पे आकलन किसका होगा, आकलन होगा दाही के अंक का, दाही के अंक का। ठीक है। और अगर हम यहां पे 1000वें अंक का सन्निकट मान निकालना चाहते हैं तो आकलन किसका होगा, सैकड़े के अंक का। तो यहां पे जो आकलन होगा वो किसका होगा, सैकड़े के अंक का, सैकड़ा अंक का। क्लियर है बात यहाँ पे? ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं हम यहाँ पे, दाही का सन्निकट मान निकालना तो इकाई के अंक का आकलन करिए, है ना, और सैकड़े के अंक का सन्निकट मान निकालना तो हमें दाही के अंक का आकलन करना है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर 1000वें का निकालना है तो सैकड़े के अंक का आकलन करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे होगा क्या, आकलन का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो इकाई का अंक होगा, जो हमारा इकाई का अंक होगा, अगर वो 1 है या फिर 2 है या फिर 3 है या फिर 4 है, या तो 1 होगा इकाई का अंक, क्योंकि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। तो उन 10 डिजिट में से इकाई का अंक या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। तो 1 2 3 4 ये चारों के चारों अंक 0 के ज्यादा करीब होते हैं। किसके, 0 के ज्यादा करीब होते हैं। तो इसको हम 0 बना देते हैं। क्लियर होगी बात? तो 0 के ज्यादा करीब होते हैं। ठीक है। लिख रहा मैं यहाँ पे,
तो इनको हम क्या मानते हैं, जीरो के करीब, जीरो के करीब। समझ में आई बात? ठीक है, यहां पे भी सेम इसी तरीके से है कि अगर दाहिनी का अंक, अगर दाहिनी का अंक या तो एक है या फिर दो है या फिर तीन है या फिर चार है, तो इनको हम जीरो बना देते हैं, क्योंकि ये जीरो के करीब होते हैं। किसके? जीरो के करीब होते हैं। किसके? जीरो के करीब, ये होते हैं जीरो के करीब। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी कि अगर हम सैकड़े के अंक का आकलन कर रहे हैं, यहाँ पे सैकड़े का अंक का आकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर सैकड़े का अंक हमारा या तो एक होगा या फिर दो होगा या फिर तीन होगा या फिर चार होगा, और ये चारों के चारों अंक किसके करीब होंगे? ये चारों के चारों अंक किसके करीब होंगे भाई? ये चारों के चारों अंक जीरो के करीब होंगे, जीरो के करीब। तो इनको हम क्या बना देते हैं? जीरो बना देते हैं। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है ना, कि अगर इकाई के अंक की जगह क्या है, ये इनमें से कोई भी एक अंक है तो ये जीरो के करीब होगा, तो इनको सबको हम जीरो बना देते हैं। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से अगर दाहिनी का अंक हमारा एक दो तीन चार में से कोई एक है तो वो जीरो के करीब होगा, तो उसको हमें जीरो बनाना है। ठीक है ना, इसी तरीके से सैकड़े का अंक अगर एक दो तीन चार है तो ये जीरो के करीब होगा, तो उसको हमें जीरो बनाना है। क्लियर होगी बात? अब आगे लिखिए, अगर एक दो तीन चार के बजाय या तो पांच हो या उससे अधिक, ये पांच या उससे अधिक हो या उससे अधिक, समझे नहीं बात को भाई? इकाई का अंक देखो, इकाई का अंक या तो पांच होगा या फिर उससे अधिक होगा, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? हम क्या करेंगे इस कंडीशन में कि जो दाहिनी वाला अंक होगा उसको एक प्लस कर देंगे, दाहिनी वाले अंक को क्या कर देंगे? एक प्लस कर देंगे। तो यहां लिख रहा मैं नीचे, दाहिनी में क्या कर दोगे? एक प्लस कर दोगे और बाकी सब जीरो कर दोगे, है ना? बाकी को क्या कर दोगे? जीरो बना दोगे। समझे नहीं बात को? बाकी को क्या कर दोगे भाई? जीरो बना दोगे। शॉर्ट में लिख रहा है, शॉर्ट में ही नोट्स बनाने अपने, है ना, कि अगर इकाई का अंक क्या हो? पांच हो या फिर उससे अधिक हो। उससे अधिक क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? दाहिनी वाले अंक को एक प्लस कर देंगे और बाकी सबको जीरो कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? ठीक है ना, वही सेम कंडीशन इधर पे अप्लाई होगी कि अगर दाहिनी का अंक 5 हो या उससे ज्यादा हो, उससे अधिक हो या उससे अधिक हो, तो यहां पे हम क्या करेंगे? सैकड़े वाले अंक को एक प्लस कर देंगे। किसको? सैकड़ा वाले अंक को क्या कर देंगे? प्लस एक कर देंगे और बाकी क्या कर दोगे? जीरो। बाकी को क्या कर दोगे? जीरो, जीरो बना दोगे बाकी को। बात समझ में आ रही है यहां तक? ठीक है ना, वही सेम कंडीशन यहां पर होगी कि अगर एक दो तीन चार के अलावा या तो पांच होगा या फिर पांच से ज्यादा होगा, पांच से अधिक होगा, तो हजार वाले अंक को हजार में क्या कर दोगे? प्लस एक कर दोगे और बाकी को क्या कर दोगे भाई? बाकी को जीरो कर दोगे। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तीनों चीज हम एक साथ पढ़ रहे हैं, यहां तक बताओ सारी बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को कि ये मैंने क्या बताया तुम्हें। देखिए एग्जांपल समझिए भाई, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे 2 3 4, 234 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, तो हमें दाहिनी का सन्निकट मान चाहिए। किसका मान चाहिए? दाहिनी का सन्निकट मान, है ना। तो आकलन किसका करोगे? इकाई के अंक का। आकलन किसका करोगे? इकाई के अंक का। इकाई का अंक यहाँ पे क्या है भाई? 4। तो मैंने कहा कि अगर इकाई का अंक हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 4 हो, ठीक है ना, तो वो जीरो के ज्यादा करीब होता है, तो उसको हम क्या बना देते हैं? जीरो बना देते हैं। तो इसका सन्निकट मान जो होगा वो 230 होगा। इसका सन्निकट मान क्या होगा? वो 230 होगा, यानी कि 4 को मैंने क्या कर दिया? जीरो बना दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता 235, यहाँ पे क्या होता? 235 लिखा होता, ठीक है, तो हमें दाहिनी का सन्निकट मान निकालना है, तो मैं आकलन किसका करूंगा? इकाई के अंक का आकलन करूंगा। तो इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 5। इकाई का अंक क्या है यहाँ पे? 5। ठीक है ना, तो मैं देखता हूं कि ये तो 5 है, तो जब 5 होगा इकाई का अंक या 5 से ज्यादा होगा, तो मैंने कहा कि दाहिनी के अंक में हम प्लस 1 करेंगे और उसको बाकी को जीरो कर देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा? 240। 240, इसका मतलब 235 पूरा, ये 240 के ज्यादा करीब है, न कि 230 के। बात समझ में आ रही? ठीक है ना यहां तक?
मैंने कहा कि अगर हमारा दाही का सन्निकट मान चाहिए तो हम आकलन करते हैं इकाई के अंक का, और अगर इकाई का अंक 1 2 3 4 के बजाय या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो हम दाही के अंक को 1 ज्यादा कर देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं दाही के अंक में, और बाकी को 0 कर देंगे, है ना। ये यानी कि 5 की जगह क्या लिख देंगे 0, और 3 को हम 1, 3 में हम 1 की वृद्धि करेंगे, यानी कि 240। यहां तक बताओ समझ में आया क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है अब किसी को? ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहां पे देखेंगे कि जैसे कि ये है सैकड़े का सन्निकट मान निकालना है हमें, है ना। मैंने कोई एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, संख्या लिख दी सैकड़े के लिए, कि जैसे कि कोई भी संख्या ले लो आप, 4 3 2 5, ये संख्या लिख दी मैंने 4325, है ना। तो मुझे निकालना है सैकड़े का सन्निकट मान। तो सैकड़े का सन्निकट मान के लिए आकलन किसका होगा भाई? दाही के अंक का। और दाही का अंक यहाँ पे हमारा कौन सा है? यहाँ पे दाही का अंक हमारा 2 है, यहाँ पे दाही का अंक हमारा 2 है। तो दाही का अंक अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो ये 0 के ज्यादा करीब होता है, ठीक है ना। तो इसको हम 0 बना देते हैं। तो इसका मतलब इसका जो सन्निकट मान होगा ये क्या होगा? 3 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी अब, है ना। 3, ये 0 और ये भी 0, यानी कि दाही के राइट में जितने भी अंक बचे वे सारे क्या होंगे? 0 हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो 4325 ये 4300 के ज्यादा करीब है। समझ रहे बात को? 4325 ये किसके करीब होगा? 4325 के ज्यादा करीब होगा। क्लियर होगी बात? तो सैकड़े का सन्निकट मान ये होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर यहां पर ये होता कि 43 6 5 ये होता लिखा हुआ, 4365 लिखा होता, तो अब सैकड़े का हमें निकालना है सन्निकट मान। तो हम क्या करते? तो हम बोलते कि भाई हमें सैकड़े का निकालना, तो दाही के अंक का आकलन होगा। आकलन किसका होगा? दाही के अंक का आकलन होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर हमारा दाही का अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो सैकड़े के अंक में 1 की वृद्धि हो जाती है और बाकी सब 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? 4 4 0 0। तो इसका मतलब क्या होगा? 4365 का जो सन्निकट मान होगा अब वो 4400 होगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रही बात? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा मैं चीजें, अगर अब भी समझ में नहीं फिर तो मुश्किल हो जाएगा बस, है ना। आ रहा समझ में? चलो अब इसका भी ले लो एग्जाम्पल। भाई अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले रहा, यहाँ पे लिख रहा मैं एग्जाम्पल, ठीक है ना। समझिए एग्जाम्पल को, 1000 रुपये का निकालना मुझे, है ना। कोई नंबर ले लो, जैसे कि 5 6 7 8 2, ये संख्या लिख दी मैंने 5 6 7 8 2, यानी कि 56,782। और मुझे इसका 1000 रुपये का सन्निकट मान चाहिए, है ना। तो अगर 1000 रुपये का चाहिए तो तुम्हें पता है आकलन किसका होगा? सैकड़े का। आकलन किसका होगा भाई? सैकड़े का। तो यानी कि यहाँ पे 7 का आकलन होगा। किसका आकलन होगा? 7 का आकलन होगा। और हमारा जो सैकड़े का अंक है अगर इनके बजाय किससे 5 या 5 से ज्यादा हो तो यानी कि 1000 रुपये में 1 की वृद्धि होगी, है ना। तो ये तो 5 से ज्यादा हो गया, 5 या 5 से ज्यादा हो गया, तो ये 6 किस में बदल जाएगा? 7 में। तो ये क्या होगा? 5 7 और बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। तो यानी कि 57,000 होगा इसका सन्निकट मान। बात समझ में आ रही? अगर ये 7 4 होता या फिर 3 होता या फिर 2 होता या फिर 1 होता तो क्या होता? 56,000 हो जाता। समझ रहे बात को? तो क्या हो जाता? 56,000 हो जाता। अब बताओ पूरा क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? सन्निकट मान ये पूरा सन्निकट मान है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना हमें अलग से। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना। दाही का सन्निकट मान चाहिए तो किसका आकलन करोगे? इकाई के अंक का। और अगर इकाई का अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो 0 के करीब है उन सबको 0 बना दो और कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, ठीक है ना। और अगर 5 या 5 से ज्यादा है इकाई का अंक तो इसका मतलब दाही के अंक में 1 की वृद्धि करोगे और बाकी सब 0 कर दोगे। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर सैकड़े के अंक का आकलन करना है, सॉरी सैकड़े का सन्निकट मान चाहिए तो आकलन होगा हमारा दाही के अंक का। और अगर दाही का अंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो तो वो 0 के ज्यादा करीब है तो उसको सबको 0 बनाओगे बिना कुछ छेड़छाड़ करे, ठीक है। सबको 0 बना दो। और अगर वो हमारा दाही का अंक क्या होगा? 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा? सैकड़े के अंक में 1 की वृद्धि होगी और बाकी सब 0।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। इसी तरीके से हजारवे का सन्निकट मान अगर निकालना है तो आकलन होगा सैकड़े के अंक का, और अगर सैकड़े का अंक इनमें से कोई एक है तो सबको जीरो बनाना है, ठीक है। और अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हजारवे अंक में एक की वृद्धि करनी है, बाकी को जीरो करना है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। सन्निकट मान क्लियर हो गया, यानी कि अब तुम्हें बिल्कुल सटीक आंसर मिलेगा, यहां से एकदम डायरेक्ट आंसर लगाओगे तुम, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिस करें भाई। तो जातीय मान खत्म हो गया हमारा, स्थानीय मान खत्म हो गया, और सन्निकट मान खत्म हो गया। अब इनके क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलो क्या हो गया? तो वास्तविक मान, अंकित मान, जातीय मान, है ना, और स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न। तो वास्तविक मान, अंकित मान और जातीय मान, ये सब क्या है? एक ही है। इसको शुद्ध मान भी बोल सकते हैं, शुद्ध मान भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। शुद्ध मान भी इसी का मान, इसी का वैल्यू वो है, मतलब वास्तविक मान का ही, ठीक है। और क्या है? स्थानीय मान पर आधारित प्रश्न, फेस वैल्यू हो चाहे प्लेस वैल्यू हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इस पर आ जाओ अब। क्वेश्चन पे ये करना है तुम्हें, ठीक है। ये बताना है कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मान में अंतर है, 7 के स्थानीय मान में अंतर है। तो बताइए क्या होगा 7 के स्थानीय मान में अंतर? 7 के स्थानीय मान में अंतर है, कैसे करोगे? यहाँ पानी की बोतल रखी थी, कहाँ गई? खत्म है? क्या है? डी ऑप्शन कितनों का आ गया? ठीक है। तो भाई 7 के स्थानीय मान में अंतर, देखो एक साथ तो हमारे पास ये रहा और एक साथ ये रहा, तो दोनों के स्थानीय मान निकालना। तो मैंने कहा ब्रेक कर लो, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 7 के इधर 2 अंक है तो 2 जीरो, 7 0 0, कोई दिक्कत? पॉइंट लगा लो, 2 जीरो और बढ़ा दो अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। अब हमें निकालना है किसका? इस वाले 7 का स्थानीय मान। तो क्या होगा? 0.07, तो 0.07, अंतर पूछ रहा तो -1 माइनस कर दो, प्लस पूछता तो जोड़ देते, ठीक है ना। 10 में से 7 गए 3, तो इधर क्या बचा? 9 पॉइंट, यहाँ क्या बचा? 9 9 6, तो 699.93, 699.93, एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया तुम्हारे? पीछे कुछ नहीं समझ में आया? क्या हो गया? तो मैंने स्थानीय मान निकालना तो सिखा दिया ना, तो स्थानीय मान निकाल लो इसका 7 का, 700। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 700 होगा कि नहीं होगा? होगा। और इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.07, 0.07 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अंतर पूछ रहा तो अब इनको माइनस भी तो करोगे, तो माइनस करने के बाद तो 699.93 होगा। बोलो आगे समझ में? तो प्लस माइनस ये तो तुमने सीख लिया होगा दूसरी तीसरी क्लास में, मुझे ऐसा लग रहा था, है ना। तो इसलिए नहीं बताया था मैंने प्लस माइनस करना, है ना। अब समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जी, ये लिखा हुआ है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में, है ना,
7 के अंकित मान में अंतर क्या है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आगे सबका, सबका भी है, ठीक है। चलो देखते हैं 5 के स्थानीय मान। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा भाई? 500। तो ये तो हो गया भाई 500, ठीक है। और कह रहा कि 32,071 में 7 के अंकित मान। अब इस 7 का अंकित मान तो 7 ही होगा, जो कभी ना बदले, 7 ही होगा, ठीक है ना। क्या पूछ रहा? अंतर। तो -7 कर दो, 10 में से 7 गए 3, 9, यहाँ के समझ गया 400, 493 में कौन सा आंसर होगा? बी ऑप्शन, है ना आसान। तो स्थानीय मान जातीय मान में से सवाल 100% तुम्हें मिलेगा। सिंपल से क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही हुए सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? 5 के स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा? सी। सबका सी है, सबका सी है भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना? 50। यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना? 500। यहाँ 5 का स्थानीय मान कितना? 5000, है ना। तो योगफल ही तो करना है, योगफल। तो योगफल करने के लिए इनको सबको जोड़ दो, है ना। 5000 में ये जोड़ दोगे 500, 5500, 5550। आंसर कितना आ गया? सी ऑप्शन। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? बताओ जरा। देखते हैं अभी। डी आ गया, सबका डी आ गया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो 6 के स्थानीय मानों का योगफल, तो इस 6 का तो 6 ही होगा। इस 6 का क्या होगा? 600। इस 6 का क्या होगा? 60,000। 60,000। और इसने क्या पूछ लिया? योगफल। तो इन सब को जोड़ना है, जोड़ दोगे भाई, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? 60,606। 60,606। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं जोड़ पाए तो एग्जाम में कोई ईगो वीगो बीच में मत लाना, इस तरीके से रख के जोड़ लेना, ठीक है ना। कि नहीं हमें बच्चों की तरह नहीं जोड़ना, तो ऐसे जोड़ लेना, क्योंकि 1 नंबर का सवाल होगा, ठीक है ना। 60,606, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। बताओ भाई, संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान है, संख्या 1362.05 में 5 का स्थानीय मान है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? बी सी डी। कौन सा? बी सी 20 है, 20। और कौन सा? डी। तुम बताओ। बी फॉर बॉल और डी। अच्छा, ए ऑप्शन वाले हाथ खड़े कर लो, पीछे तक सारे कर लो, हैं। ए ऑप्शन पे 3-4 बच्चे हो गए, और बी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन पे भी, यानी कि सी ऑप्शन पे, सी पे भी, डी ऑप्शन पे, डी पे भी, यानी कि हर एक ऑप्शन के ग्राहक है यहाँ पे, हैं, हर एक ऑप्शन के। एक बात बताओ, ये कह रहा कि 5 का स्थानीय मान, हमें पता है 5 का स्थानीय मान 5 यहीं पे है, तो हमें पता है 0.05 होगा, 0.05 होगा, लेकिन इस तरीके से तो दे ही नहीं रखा। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकूं क्या? 5/100। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकूं क्या? 5 गुणा 1/100। ऐसे भी लिख सकूं क्या? ऐसे भी लिख सकूं क्या? है ना। और इकाई का मतलब तो एक होता है, इकाई का मतलब तो एक होता है। 5 के साथ 1 की मल्टीप्लाई तो नहीं है ना। दहाई का मतलब तो 10 होता है, दहाई का मतलब तो 10 होता है। 5 के साथ 10 की मल्टीप्लाई तो नहीं है ना। और सैकड़े का मतलब तो 100 होता है, सैकड़े का मतलब तो 100 होता है। 5 के साथ 100 की मल्टीप्लाई तो नहीं है। सौवा, सौवा का मतलब होगा 1/100। सौवा का मतलब क्या होगा? 1/100। जैसे बोले ना 5वां भाग, 5वां भाग का मतलब 1/5, मतलब 6वां भाग यानी कि 1/6, है ना। इसी तरीके से 100वां भाग 1/100। तो कौन सा दिख रहा है तुम्हें 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1/100? तो क्या होगा आंसर? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत है?
समझ में आ गया? तो इस तरीके से गलती मत कर देना बिल्कुल भी, जैसे यहां पे कर रहे गलती। इकाई का मतलब क्या हो? यूनिट, यानी कि एक। दहाई का मतलब क्या हो? 10। सैकड़े का मतलब 100, यानी कि 100। सौवा का तो मतलब 1/100। समझ रहे बात को? 1/100, ठीक है ना? तो 0.05 होगा स्थानीय मान तो, लेकिन वो इस फॉर्म में दे ही नहीं रखा ऑप्शन, ठीक है ना? तो इसको मैं 5/100 लिख सकता हूं। 5 को अलग कर दिया, 1/100 को अलग कर दिया, और 1/100 का मतलब क्या होगा? 100वां। हाँ जी, 10वां का मतलब 1/10, ठीक है ना? 5वें का मतलब 1/5, चौथाई का मतलब 1/4, तिहाई का मतलब 1/3। इस तरीके से कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट है भाई इस क्वेश्चन में किसी को? समझ में आ गए सबके? चलो क्वेश्चन नंबर, बताओ जी। संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान है। 2 का स्थानीय मान है। 2 का स्थानीय मान है। सी ऑप्शन है सबका? सी ऑप्शन है आपकी बार सबका? चलो देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, वैसे सी ऑप्शन सही है भाई। 2 का पूछ रहा तो हम क्या लिखेंगे? 0.002 ऐसे तो लिखेंगे इस 2 को, है ना? 0.002, लेकिन इस फॉर्म में ऑप्शन है ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया इसको? 2 गुणा 1/1000 लिख सकूं क्या मैं इसको? 2 गुणा 1/1000, यानी कि हमें 2 का स्थानीय मान पूछ रहा है, लेकिन 2 का अंकित मान इसने लिया ही नहीं, इसने केवल प्लेस वैल्यू ली, है ना? और 1/1000 केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है? इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेंड करना, ठीक है? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 70। बताओ भाई। कह रहा कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा, है ना? 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा? बताओ जल्दी से, क्या होगा? सी ऑप्शन। 30,000 सबका आ गया, ठीक है भाई। तो 5 और 6 के स्थानीय मान, 5 और 6, 6 का स्थानीय मान कितना? 60। 5 का स्थानीय मान कितना? 500। इन दोनों का गुणनफल कितना? 30,000 आ गया। तो ऑप्शन क्या आ गया? सी। भाई तुम बताओ, पीछे समझ में आ रहा तुम्हारे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना? तो आंसर क्या आ गया? 30,000। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। बताओ भाई 71। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? बताओ कितनी होगी? ऐसा क्वेश्चन शायद मैं करा दिया है इसी टाइप का थोड़ा थोड़ा। 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? ऑप्शन ए 2001 है, बी ऑप्शन है 2000, सी ऑप्शन है 1999, डी ऑप्शन है 1998। बताओ भाई क्या होगा? ए ऑप्शन यानी कि 2001। सबका यही है क्या? सबका यही है पक्का? तो तुम एक क्वेश्चन गलत करिए, इसका मतलब एग्जाम में बैठ के, है ना? क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि 2000। 2000, चलो ठीक है भाई, 2000 बिल्कुल ठीक है भाई, करेक्ट आंसर है। अब समझिए कैसे, देखो समझो भाई। ये कह रहा है कि 999 तथा 3000 के बीच, यानी कि 999 तथा 3000 के बीच की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? 999 तथा 3000 के बीच की। इसका मतलब ये हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ ना तो वो 999 को चाहता और ना वो 3000 को चाहता, यानी कि इनके बीच की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर 999 से लेकर 3000 तक, 999 से लेकर 3000 तक हमें संख्या निकालनी होगी पहले, है ना? कि 999 से लेकर 3000 तक कुल कितनी संख्या होगी। अगर मैं 3000 में से 999 को माइनस कर दूं, है भाई, अगर मैं 3000 में से किसको माइनस कर दूं? 999 को माइनस कर दूं, तो कितना आ गया? 2001। 2001 आ गया कि नहीं? यानी कि मैं कह सकता हूं कि 3000 में से 999 को अगर मैंने माइनस कर दिया तो इसका मतलब 3000 तो शामिल है, लेकिन 999 भी माइनस हो गया, खत्म हो गया, तो ये हटा दिया मैंने, है ना? तो इसका मतलब 2001 आ गया मेरे पास।
2001 आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है ना। इस 2001 टोटल संख्याएं हैं, जिन संख्याओं में 3000 तो है मौजूद लेकिन 999 नहीं है, क्योंकि 3000 में से 999 भी तो माइनस कर दिया ना मैंने साथ में, तो 999 तो निकल गया वहां से, ठीक है ना। तो 2001 संख्याओं में 3000 शामिल है अभी, लेकिन मैंने कहा कि न तो हमें 999 चाहिए और न ही हमें 3000 चाहिए, तो 999 तो निकल चुका 2001 में, है ना, लेकिन 3000 अभी भी इसमें एक शामिल है, तो 3000 को कम हटाने के लिए एक कम कर दो, तो कितना आ गया 2000। तो 2000 संख्याएं हैं टोटल, यहां पे जो संख्याएं हैं वे कितनी संख्याएं हैं, 2000 संख्या है, जो 999 और 3000 के बीच में होगी, टोटल 2000 संख्या। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 2001 कब था कि ये बीच की संख्या और 3000 भी शामिल था उसमें, तब 2001 था। क्लियर होगी बात। जैसे ही 3000 में से तुम 999 को माइनस कर दोगे तो ये तो हट जाएगा ना, निकल जाएगा बाहर, तो यानी कि बीच की संख्या प्लस 3000 रह जाएगा, और हमें चाहिए केवल बीच बीच की संख्या, तो एक माइनस कर दो इस 3000 के लिए, तो 2000 संख्या बीच बीच की निकल गई। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबके समझ में आ गया, कोई डाउट है आगे भाई तुम्हारे। चलो तो क्वेश्चन नंबर 71 हो गया, नोट भी कर रहे क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 72। अब देखो ये सब क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं सन्निकट मान, अब तुम देखते ही उड़ा दोगे सवाल को अगर तुम्हारे समझ में आया होगा तो। ये कह रहा है कि संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा मान होगा, सन्निकट हजारवा मान होगा, हजारवा मान पूछ रहा सन्निकट, तो किसका आकलन, तो आकलन किसका करोगे, सैकड़े का। आकलन किया तुमने किसका, सैकड़े का अंक का, क्योंकि हजारवे का पूछ रहा है तो आकलन किसका होगा, सैकड़े का। लेकिन मैं जैसे देखता हूं कि यहाँ पे तो भाई 5 है, तो हम इसको 1 बढ़ा देंगे, तो ये किधर हो जाएगा 50, और बाकी सब क्या हो जाएगी 0। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, ए ऑप्शन। कोई डाउट तो नहीं किसी को, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से करना है तुम्हें, कर लोगे। सन्निकट मान का सवाल आने वाला है सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है भाई हमारा ये कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या होगा। तो योग का मतलब तुम समझ ही गए होंगे, योग का मतलब है यहाँ पे प्लस, इसका मतलब पहले तो इनको जोड़ना पड़ेगा, 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1, 2 9 और 2 11 का 1 का हासिल 1, 4 3 7 1 8, यानी कि हमें 814 का सन्निकट मान चाहिए, वो भी सैकड़े का, है ना, वो भी कौन सा, सैकड़े का, सैकड़े का। तो आकलन किसका करना होगा, दाही के अंक का। तो मैंने कहा था कि अगर दाही का अंक हमारा 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो तो वे 0 के करीब होते हैं, तो इसका मतलब सब 0 कर दो, किसी को छेड़े बिना, तो ये सब क्या हो गया 0। तो आंसर क्या होगा 800, जो कि हमारा बी ऑप्शन है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया। तो अगर सन्निकट मान से क्वेश्चन आया तो कर आओगे, ठीक है ना, चाहे तो वो दाही का पूछेगा या फिर वो सैकड़े का पूछेगा या फिर हजारवे का पूछेगा, तो कर लोगे आराम से, ठीक है ना। चलो मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं 43,532, इसका सन्निकट, ये तो मैंने शायद हो गया 56,712 ये लिख दिया मैंने, और मुझे इसका हजारवा सन्निकट मान चाहिए, तो बताओ क्या होगा, 56,712 तो क्या होगा 57,000। देखते ही बता दोगे कि भाई सैकड़े का करना है, 5 से ज्यादा है तो ये क्या होगा 0, और ये 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 57,000। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं 26,413 और मुझे निकालना है इसका हजारवे मान का सन्निकट मान, तो क्या होगा, क्या होगा 26,000 ही होगा, क्योंकि सैकड़े का करोगे ना आकलन, तो ये 4 है 0 के करीब होगा, तो 26,000 ही बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। तो सन्निकट मान में कोई डाउट तो नहीं अब किसी को, क्लियर है, हो जाएगा सबसे। चलो फिर, तो अगला जो टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो ये तो खत्म हो गया भाई तुम्हारा, है ना, वर्गीकरण खत्म हो गया तुम्हारा, जातीय मान स्थानीय मान खत्म हो गया और सन्निकट मान खत्म हो गया। और क्या कराया था मैंने अब तक, हाँ ये तो खत्म हो गया ना, सन्निकट मान, जातीय मान, स्थानीय मान, वर्गीकरण भी खत्म हो गया तुम्हारा, प्रैक्टिस भी खत्म होगी उसके ऊपर, और तो कुछ नहीं कराया ना। तो अब इसमें डिविजिबिलिटी रूल और कराना है और एक इकाई का अंक और कराना है, ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी पे काम करेंगे, वरना नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ी है अभी और भी है ना, तो जितना इंपॉर्टेंट है इसके सी टेट के लिए वो करना है हमें, ठीक है। तो चलो भाई, हाँ मैं उसमें जब ग्रुप में ऐड हो जाऊंगा।
कौन है? देखो लिखो अपनी कॉपी पे, चलो देखते हैं अभी। अब इस पे लिखो अपनी कॉपी पे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। क्या होगा इसको? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें हमें सब कुछ जानना है कि कब कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना? तो सबसे पहले अपनी कॉपी पे लिखिए एक का नियम। एक का नियम, हाँ जी, पहला रूल है एक का नियम। यानी कि एक का जो रूल होगा वो क्या होगा? तो पहले मुझे बताओ, ये जो नंबर एक है, इस एक को किसी और नंबर से डिवाइड किया जा सकता है कि नहीं? तो इसका मतलब एक जो होगा वो एक के अलावा किसी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? तो एक को केवल एक से ही भाग दिया जा सकता है। क्लियर है बात? इसके अलावा ये किसी और नंबर से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। बात समझ में आई? ठीक है, लेकिन एक का नियम पढ़ना है हमें। तो एक जो होगा वो दुनिया में जितने भी नंबर मौजूद है उन सब के अंदर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा? एक दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि एक हमारा क्या होगा? यूनिवर्सल फैक्टर होगा। एक जो होगा यूनिवर्सल फैक्टर होगा, सार्वभौमिक गुणनखंड होगा, यानी कि सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर सकता है एक। ठीक है ना? तो ये लिख लीजिएगा कि एक और कुछ नहीं है, एक क्या है? हमारा यूनिवर्सल फैक्टर है, सार्वभौमिक गुणनखंड है। तो एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है, फैक्टर होता है जो सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, कंप्लीटली डिविजिबल करता है। सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। समझे बात को? तो एक का नियम में क्या है? बस एक जो है दुनिया की सभी संख्याओं को विभाजित कर सकता है। इसका मतलब ये सबका फैक्टर होता है, सबका गुणनखंड होता है, यानी कि सबका गुणनखंड है तो यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, तो अब लिखेगा अपनी कॉपी पे हेडिंग 2, 4, 8, 16 को छोड़ दो, 2, 4, 8 है ना? 2, 4, 8, बस इतना बहुत है। 2, 4, 8 का डिविजिबिलिटी रूल, का विभाज्यता का नियम। का नियम हमें एक साथ पढ़ने हैं सारे। 2, 4, 8 का विभाज्यता का नियम। अब अगर मैं सबसे पहले पढ़ता हूं 2 का नियम, दूसरा है, ठीक है ना? दूसरा 2 का नियम। दो का नियम कि भाई कोई भी संख्या 2 से कंप्लीटली डिविजिबल कब होती है ना? कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित कब होती है? ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए भाई, मुझे ये बताओ, क्या मैं इस 2 को इस ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1? इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 1, 2 ही है। तो ये एक क्या है? इस एक का मतलब क्या है? एक का मतलब है यूनिट डिजिट। एक का मतलब यहां क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, यानी कि इकाई का अंक, इकाई अंक। ये क्या है? इकाई अंक। बात समझ में आ रही? ये क्या है? इकाई अंक। ठीक है ना? 2 को मैंने लिखा 2 की पावर 1 की फॉर्म में,
है ना। और ये जो पावर है, जो घात है, इसको अब मैं 100 कर रहा किससे, यूनिट डिजिट से, है ना। और यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, इकाई अंक। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी संख्या ले लो तुम, अगर उस संख्या का इकाई अंक, अगर उस संख्या का इकाई अंक किससे कट जाए, पूरा पूरा 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो वो पूरी पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। बात समझ में आई? लिखवाऊं इस बात को कि नहीं? बोलो, या बोल के काम चल जाएगा? बोलो, जल्दी बताओ, फिर मैं उस हिसाब से करूंगा। लो मैं शॉर्ट में लिख रहा, यदि किसी संख्या का, किसी भी संख्या का, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी, पूरी यानी कि पूरी पूर्णतः विभाजित होगी, तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। अब देखो, इकाई अंक क्या हो सकते हैं, यूनिट डिजिट हो क्या सकते हैं, यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं, इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं भाई। इकाई अंक हमारा देखो 0 एक सम संख्या है ना। 0 एक सम संख्या, तो इकाई अंक पे 0 भी हो सकता है ना। इकाई अंक पे 2 भी हो सकता है, इकाई अंक पे 4 भी हो सकता है, इकाई अंक पे 6 भी हो सकता है, और इकाई अंक पे 8 भी हो सकता है। इसका मतलब दुनिया की कोई भी संख्या लो, अगर उसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो पूरी पूरी संख्या किससे कटेगी, 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? 2 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, यहां तक बताओ कोई डाउट है क्या? मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं कि ये बताओ मुझे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, क्या ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड है? क्या ये संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगी? तुम कहोगे सर मैंने तो केवल यूनिट डिजिट चेक कर लिया कि भाई एक तो कट ही नहीं रहा, है ना, एक तो पूरा पूरा डिवाइड होता ही नहीं, ठीक है ना। तो अगर एक पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? और मैंने तुम्हें बताया था सम संख्या और विषम संख्या के बारे में कि सम संख्या वही संख्या कहलाएगी जब शेषफल 0 आएगा। सम संख्या वही संख्या कहलाएगी जब शेषफल 0 आएगा। यानी कि दुनिया की कोई भी संख्या उठा लो, अगर हम उसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, या तो शेषफल हमेशा 0 मिलेगा या शेषफल हमें 1 मिलेगा। या तो शेषफल 0 मिलेगा या शेषफल क्या मिलेगा भाई, 1 मिलेगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ रहे बात को? अब ये बताओ, अगर मैं इस संख्या को डिवाइड करता हूं, अगर मैं इस संख्या को डिवाइड करता हूं 2 से, तो शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा ना। तो रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें लास्ट वाली संख्या को ही भाग कर दो, यानी कि इस 1 को ही भाग कर दो 2 से। तो जब 1 को 2 से भाग करोगे तो हमारा ये इस रूप में लिखा जाएगा ना, 1/2, 1/2 के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि अगर अंश हर से छोटा है तो शेषफल छोटे वाले ही बनेगा, यानी कि अंश 1 है, 2 से छोटा है, तो शेषफल भी 1 ही होगा। बात समझ में आई? तो यानी कि ऊपर जो छोटी वैल्यू होगी वही शेषफल होगा। तो रिमाइंडर क्या होगा हमारा यहाँ पे, रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे हमारा, 1। क्यों? क्योंकि 1 को हमने 2 से भाग किया ना, तो 1 को हम 2 से भाग कर रहे हैं इस तरीके से, है ना। 1 को हम इस तरीके से भाग करेंगे, 2 एकम 2, ज्यादा चलेगी मारनी, तो मैं 2 की मारनी 0 बार तो चला सकूं ना, 2 0 0, तो शेषफल कितना आया, 1। बात समझ में आई? यानी कि जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल छोटी संख्या होती है। क्लियर है बात यहाँ पे? जब छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बनेगा, छोटी संख्या बनेगी। तो 1 को अगर तुम 2 से भाग करोगे तो शेषफल हमेशा क्या बनेगा, 1 बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं शेषफल निकालने के लिए कि पूरी संख्या को भाग दोगे 2 से तो शेषफल। और वैसे भी तुम्हें पता है कि जब 2 से डिवाइड करोगे तो 0 होना चाहिए शेषफल, तो पूरा पूरा डिवाइड होगा या फिर 1 बचेगा, शेषफल हमेशा 1 बचेगा। ठीक है ना। अब ये बताओ, ये संख्या लिख रहा मैं 4, 3, 2, 5, 6, क्या ये संख्या 2 से पूरे पूरे डिवाइड होगा?
कंप्लीटली डिवाइड होगी, क्योंकि 6 क्या होगा यहाँ पे, 6 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो चुकी, तो इसका मतलब क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, शून्य बचेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 के नियम में बताओ कोई डाउट है या नहीं, ठीक है ना। तो हमें केवल यही से 6 को ही भाग देकर देखना, शेषफल निकालना, तो 6 को ही भाग दे, 2 3 6 शेषफल 0, ठीक है ना। अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे ये होता 4 3 5 8 9 ये होता, मुझे शेषफल चाहिए तो मैं 9 को ही भाग कर दूंगा, 9 चौक वो 9 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 8 पर कटेगा, है ना। शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, तो यानी कि 2 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। चलो भाई आगे, उतार लिया तुमने, नोट कर लिया, चलो फिर आगे बढ़ रहा मैं। देखो अगला है 4 का नियम। अगला है भाई तीसरा जो नियम है हमारा, वो क्या है, 4 का नियम। 4 का नियम। अब ये बताओ मुझे भाई, मैं 4 को, इस 4 को मैं ऐसे लिख सकूंगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 की पावर 2, है ना। तो मुझे ये बताओ, ये जो 2 की पावर 2 है, जो पावर शो करेगी, ये क्या शो करेगी, लास्ट 2 डिजिट। क्या करेगी, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट ये शो करेगी, लास्ट 2 डिजिट। तो यहां से नियम निकल गया कि कोई भी संख्या 4 से केवल तभी डिवाइड होगी अगर उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट, यानी कि बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से कंप्लीटली डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा वो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे शॉर्ट में, बाद के 2 अंकों, बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या, बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी, पूरी पूरी विभाजित होगी। बात समझ में आई मेरी, है ना। कि कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या की लास्ट 2 डिजिट यानी कि इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर बनने वाली जो संख्या होगी, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो पूरी संख्या कंप्लीट जो भी पूरी संख्या लिखी होगी वो भी 4 से क्या होगी, पूर्णतः डिवाइड होगी, यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना भाई। मैं लिख रहा हूं यहां पे 95 56 27 8 ये संख्या लिखी मैंने। तो मुझे ये बताओ, क्या ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? क्या ये संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो तुम्हें पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं चेक करना, तुम्हें क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 अंकों से बनने वाली संख्या, ये लिख रहा ना, बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या क्या है, 78 है ना। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित होती है तो संख्या भी 4 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अब ये 78 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये पूरी संख्या 4 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई बताओ, इसको 4 से डिवाइड करके शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? तो तुम्हें पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करके शेषफल नहीं बचाना, लास्ट के 2 डिजिट को ही भाग कर लो, है ना। तो 4 एकम 4, तो कितना बचा भाई, 3 38 4 9 36, शेषफल क्या बचेगा, 2। तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, 2 बचेगा। अगर मैं पूरी संख्या को भी भाग करके देखता हूं तो भी शेषफल 2 ही बचेगा। बात बताओ समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है ना। तो लास्ट 2 डिजिट लिख रहा है ना, 2 4 का मतलब 2 की पावर 2। देखो शॉर्ट में लिख रहा मैं 4 बराबर 2 की पावर 2, ताकि चीजें क्लियर हो जाए और याद रहे लंबे समय तक कि 4 का मतलब है 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट 2 डिजिट है ना, यानी कि बाद के 2 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 38,612। अब बताओ ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, क्योंकि तुमने क्या देख लिया यहाँ पे कि जो 12 दिखाई दे रहा है, ये 12 तो 4 से कट रहा है पूरा पूरा। अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0। तो 4 का नियम समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रही चीजें। ठीक है ना। चलो भाई आगे, अगर नोट कर लिया हो तो चलो फिर आगे बढ़ो। 8 का नियम, ये चौथा नियम है हमारा, 8 का नियम। 8 का नियम, तो भाई मुझे ये बताओ, 8 को मैं 8 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 8 बराबर 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। और जो पावर रिप्रेजेंट करेगी वो करेगी किसको, लास्ट 3 डिजिट को, लास्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट, यानी कि किसी भी संख्या की बाद के 3 अंक, किसी भी संख्या के बाद के 3 अंक अगर 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यानी कि किसी भी संख्या के बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से पूरी पूरी डिवाइड है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो पूरी संख्या हमारी 8 से कटेगी। ठीक है ना। तो लिख लो इस बात को, यदि संख्या के लास्ट 3 डिजिट, यदि संख्या के बाद के 3 अंकों से, यदि संख्या के बाद के 3 अंकों से, 3 अंकों से बनने वाली संख्या, बनने वाली संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वह संख्या, तो वह संख्या भी 8 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। बात समझ में आई, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। एग्जाम्पल को समझ लो भाई, जैसा कि लिख दिया मैंने 4 3 2 5 6 7 8, ये कोई एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, और मैंने बोल दिया कि क्या ये संख्या 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो तुम्हें और कुछ नहीं करना, बाद की 3 डिजिट पे फोकस करना है, बाद की 3 डिजिट पे। अब ये बताओ, ये 678 है, बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या क्या होगी, 678। क्या ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड है, आप कहोगे 8 8 64, ये 38 बच गया, 38 तो नहीं कटेगा ना, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, ये हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर पूर्णतः विभाजित नहीं है तो मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, बोलो क्या बचेगा ना भाई। 8 से डिवाइड करोगे, 8 8 64, कितना बचा 3 और 38, 8 चौक 32, 38 में से 32 घटाओगे 6 बचेगा ना। तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आया ना, अगर रिमाइंडर 0 होगा तो ये पूर्णतः विभाजित होगी, तो इसका मतलब रिमाइंडर कुछ ना कुछ आया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। अगर मान के चलो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोई दूसरा एग्जाम्पल कि 56 3 2 0 64, ये लिख दिया मैंने, तो ये बताओ ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी क्या। तो हमें क्या करना है, बाद के 3 अंकों वाली देखनी है, बाद के 3 अंकों पे फोकस करना है। 0 6 4, ये पूरा 8 से पूरा पूरा डिवाइड है, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमें 0 मिला, तो इसका मतलब क्या होगा, ये संख्या 8 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर होगी बात। तो हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल में एक
का नियम, तो एक का नियम क्या होगा कि एक तो यूनिवर्सल फैक्टर है, दुनिया की तमाम संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा 2 का, 4 का और 8 का। तो 2 का मतलब 2 की पावर 1, यानी कि लास्ट डिजिट 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो, और लास्ट डिजिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है ना। और 4 में क्या पड़ा, 2 की पावर 2, यानी कि लास्ट 2 डिजिट, यानी कि बाद की 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड होती हो। क्लियर है बात। तो 8 के नियम में क्या पड़ा कि 2 की पावर 3, यानी कि बाद के 3 अंकों से बनने वाली संख्या अगर 8 से पूरा पूरा डिवाइड है तो इसका मतलब वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आया क्लियर एकदम से, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल होने के बाद हम इसमें थोड़े मतलब प्रैक्टिस के बाद फिर क्या करेंगे, इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, और फिर एक दो छोटा मोटा टॉपिक, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो मतलब लेवल इसका सीटेट के लेवल के हिसाब से। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन में भी ज्यादा नहीं है अब तो, मतलब इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगना था, फिर तो आगे धीरे धीरे टाइम कम लगेगा, ठीक है। चलिए।